रविशंकर बाबू बहुत ही मिलनसार व्यक्ति थे। किसी भी छोटे बड़े व्यक्ति से वे निसंकोच बातें कर सकते थे। अपनी मिलनसार आदत से के कारण ही महेंद्र के साथ 2-3 बातें होने पर ही उनकी गहरी मित्रता हो गई थी। वह बड़े ही दृढ़ विश्वासी थे। सरल स्वभाव के कारण वे चतुराई को कम महत्व देते थे। वाद विवाद में तर्क वितर्क होने पर यदि हार भी जाते थे तो भी किसी प्रकार का शेष की रेखा उनके चेहरे पर न झलकती थी। कभी कभी कविता चुपचाप मामा की बगल में बैठकर सब कुछ सुनती रहती थी। जब वह आकर बैठ जाती तो महेंद्र के तर्क बहुत ही विद्वतापूर्वक होते। हृदय में आनंद की लहरों के उजाव के साथ वह युक्तियों को जुटाता चला जाता। मुख्य रूप से उनके वाद विवाद का विषय आजकल की समाज व्यवस्था होता था। आधुनिक समाज की हीनता, जर्जरता, समानता और अत्याचारों पर बड़े मार्मिक ढंग से विचार होता था और ऐसे दुराचारी समाज से घृणा व्यक्त की जाती थी। इन आरोपों में वास्तविकता थी, अतः और कुछ प्रमाण देने की आवश्यकता ही क्या थी। वह समाज द्वारा सताए हुए रविशंकर बाबू के जीवन से पूरी तरह मिलती थी। अंत में रविशंकर बाबू पूर्ण से समर्थन करते हुए कहते, महेंद्र तुम बिल्कुल सत्य कहते हैं। इसमें असत्य है ही क्या। कौन भला आदमी यह नहीं चाहता कि अपनी पुत्री का शुभ विवाह अच्छे व्यक्ति से ठीक अवसर पर करे। फिर भी क्या ऐसा सबके लिए मुमकिन है। इसके सिवा समाज यह कहने से नहीं चूकता कि तुम्हारी लड़की सियानी भी हो गई है, विवाह करो। मगर इतना कहने से ही लड़की का विवाह नहीं हो जाता। इस कार्य में मदद करने की कौन कहे। तरह तरह की बातें सुननी पड़ती है। महेंद्र अधिक क्या कहूँ, तुम मेरी ही बात देख लो। लड़कियों के विवाह के मेरा मकान तक बिक जा रहा है। इसका जवाब तक दे सकने में असमर्थ हूँ। इसका कर्ज से मुक्त करा सकना कठिनाई का कार्य है। 2 दिन पश्चात शायद दर दर का भिखारी हो जाना पड़े। मैं ठीक कहता हूँ या नहीं महेंद्र। ऐसे समय में मुझे कोई भी सहारा नहीं देगा, बल्कि सारा समाज बहिष्कार करेगा। इस प्रकार का वाद विवाद उठ आने पर महेंद्र चुपचाप ही सुना करता। रविशंकर बाबू उसकी बहाव में कहते, भैया जो भी तुमने कहा बिल्कुल सत्य है। ऐसा समाज को त्याग कर जंगल में रहना लाख बार अच्छा है। इस बात की ढोंगियों से बिल्कुल दूर रहने में ही भलाई है। कुछ भी कठिनाइयाँ क्यों न हो, फिर भी शांति मिलेगी। गला दबोचने और मनुष्यता को भंग करने वाले समाज में रहना हमारे लिए ठीक नहीं है। यह समाज धनवानों का ही है, मेरे जैसे गरीब का नहीं है। अच्छा है यही लोग मौज से रहे, हमारी आवश्यकता ही यहाँ नहीं है। यह कहते कहते वह एकदम मौन हो जाते थे। कविता प्रतिदिन इन उदारपूर्ण युक्तियों को ध्यानपूर्वक सुनती रहती थी। केवल इतना ही नहीं, बल्कि रात को निंद्रा आने के पूर्व इन्हीं तर्कों पर विचार किया करती थी। महेंद्र की सभी युक्तियाँ उसके हृदय में समा जाती थी। मन ही मन वह सोचने लग जाती कि महेंद्र बाबू का कहना अक्षरशः सत्य है। अपने मामा से कविता का अटूट प्रेम था। उसके मामा के प्रति महेंद्र जो भी कुछ कहता उसे नितांत सत्य समझती थी। उसे यह भी पता था कि उसके मामा की परेशानी तथा चिंताएं उसी के कारण बढ़ी है। अन्न जल भी उन्होंने छोड़ दिया है। आज उसके मामा जो ये सब कष्ट झेल रहे हैं, ये सब क्यों? क्योंकि समाज उन्हें जाति से बाहर कर देना चाहता है। इस सब का कारण एकमात्र यही न कि वह मेरी शादी करने में असमर्थ है। विचार कर कविता ने सोचा, यदि आज किसी प्रकार मेरी शादी हो जाए और दुर्भाग्यवश में यदि कल विधवा होकर फिर मामा के पास जाऊं तो मामा को जाति से अलग कर दिया जाएगा। न तर्कों में उसे कोई भी सार न दिखाई देता। महेंद्र जी कुछ भी कविता के मामा के प्रति श्रद्धा और सहानुभूति दिखाता था, और जो भी वह कहता उस सबके प्रति श्रद्धा दिखाने और अपनी सहमति जताने से वह बाज न आती। ऐसा करने के सिवा उसके पास दूसरा मार्ग न था। महेंद्र के प्रति उसकी श्रद्धा दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। धीरे धीरे उसने भी संध्या की बेला का इंतजार करना शुरू कर दिया। उसकी उत्कंठा और भी बढ़ती गई थी। शुरू में महेंद्र बात में कविता को आप शब्द से संबोधित करता था, परंतु एक दिन रविशंकर बाबू ने मना कर दिया। कहा, कविता तुमसे छोटी है, इसलिए आप न कहकर तुम कहा करो। अब वह कविता को तुम शब्द से संबोधित करने लगा। महेंद्र ने कविता से पूछा, तुम चाय नहीं पीती? कविता ने कुछ उत्तर ना देकर सिर नीचे कर लिया। रविशंकर बाबू ने उसकी ओर से उत्तर दिया, शिवा ने उसको चाय पीने से मना कर दिया है। उसकी राय है कि स्त्रियों को चाय नहीं पीनी चाहिए। महेंद्र को यह बात अच्छी ना लगी। इस बात को कविता ने ताड़ लिया। आज शनिवार है। आज के दिन काफ़ी समय तक यह मज़ेदार मजलिस लगी रहती है।
चाय पीना हो चुका था, वार्तालाप जारी था। रविशंकर बाबू आज कुछ अनमने थे। बीच बीच में परेशानी का अनुभव कर वह चुप रह जाते थे। ऐसा लगता था कि बातचीत अच्छी नहीं लग रही थी। पुनरावती महेंद्र ने यह देखकर पूछा, ऐसा प्रतीत होता है कि आपको कुछ शारीरिक कष्ट है, चेहरा भी उदासी है, क्या दफ्तर में कुछ गड़बड़ है? धुआं को निगाली मुंह से निकलते हुए उन्होंने कहा, नहीं ऐसी बात नहीं है, शरीर भी गड़बड़ नहीं है। यह कहते हुए रविशंकर बाबू ने मुंह ऊंचा करके महेंद्र की ओर दृष्टि डाली। सरल स्वभाव वाले रविशंकर बाबू की आंतरिक चिंताएं तथा हृदय के ज्वलित उदार उनके मुख पर झलक रहे थे। इसका वह खुद भी अनुभव ना कर सके थे। कविता पहले उन लोगों के वार्तालाप को केवल सुना ही करती थी, परंतु अब वह तर्क वितर्क में भागने लगी। मामा की परेशानी को वह भी पूर्ण रूप से समझ गई। उसने पूछा, हाँ मामा, ऐसे मुझे भी लग रहा है कि आपको कोई बात हृदय में कष्ट दे रही है। उसकी इस बात को सुनकर रविशंकर बाबू को थोड़ी सी हंसी आ गई और सरल भाव से स्वीकार करते हुए बोले, बेटी सत्य है, आज मेरी दशा ठीक नहीं है। यह बात सुनकर महेंद्र एवं कविता दोनों ही टकटकी बांधकर कष्ट का कारण जान लेने के लिए उनके चेहरे की तरफ देखने लगे। रविशंकर बाबू ने कहा, नारायण दादा मेरे विषय में सब कुछ जानते हैं, फिर भी उन्होंने तमाम लोगों के सामने सड़क पर खड़े होकर बहुत सी भली बुरी बातें सुना डाली। खैर उनका इसमें दोष ही क्या है। 6-7 माह बीत गए हैं, पर उन्हें मूल की कौन कहे, एक पैसा सूद तक का नहीं दे पाया हूँ। कविता सब कुछ तुरंत समझ गई। इस बात को ख़त्म करने के लिए व्यग्र हो गई। उसे यह भय होने लगा कि कहीं उसके भोले मामा घरेलू बातों को दूसरों के सामने बिना सोचे समझे ही गाने लगेंगे, क्योंकि उन्हें दुख में यह भी स्मरण नहीं रहता कि किसके सामने कौन सी बात करनी चाहिए और किसके सामने नहीं। महेंद्र के सामने घरेलू बातें होना वह ठीक न समझती थी, अतः उसने कहा, मामा बेकार में इन सब बातों की चिंता मत पड़ो। ये सब बातें तो बात की है, बाद में होगी। कविता के इस इशारे की ओर रविशंकर बाबू का ध्यान भी न गया। वह बड़े ही विदासु युक्त भाव से कहने लगे, बाद में क्या होगा बेटी। हाँ महेंद्र, तुम देखते हो कि मेरी बेटी इन सब चिंताओं में मुझे ग्रस्त नहीं देखना चाहती है, परंतु मेरी प्यारी बेटी, तेरे मामा के इन सभी कष्टों को तो बाहरी लोग नहीं देखते हैं ना। महेंद्र ने पूछा, नारायण बाबू ने क्या कहा? महेंद्र के प्रश्न के उत्तर में रविशंकर बाबू ने सभी बातें खोलकर कह दी। काफ़ी दिनों से नारायण की पत्नी अजरीन रोग से ग्रस्त है। इलाज में कोई कमी न थी। रोग तो था ही, पर इधर वह भयंकर हो चला है। पुराना रोग हो जाने के कारण डॉक्टरों ने राय दी कि हवा पानी बदलने के लिए कहीं बाहर स्वास्थ्यवर्धक स्थान पर जाना चाहिए। इसी काम के लिए नारायण को पैसों की सख्त आवश्यकता थी, अतः बड़े ही जोरों से उन्होंने सब रुपया अदा कर देने का तकाजा किया है। रविशंकर के सामने यह कठिन समस्या है, आखिर वह इतनी जल्दी रुपयों का प्रबंध कैसे करे। रविशंकर की इन सब बातों को सुनकर महेंद्र थोड़े समय तक चुप रहा और फिर बहुत ही नर्म भाव से उसने मधुर स्वर में कहा, इधर कई दिनों से मैं आपसे कुछ कहना चाहता था, पर संकोचवश कह न सका। आज आपकी आज्ञा हो तो कुछ कहूँ।
रविशंकर बाबू ने हंसते हुए कहा, यह क्या बात है महेंद्र, किसी को भी मुझसे बात करने में संकोच नहीं होता। तुमको यह आज्ञा क्या दूँ? तुम बेरोक टोक कहो। महेंद्र ने कहा, जीजी से एक दिन सुना था कि नारायण बाबू बहुत अधिक सूद पर रुपया उधार देते हैं। उनसे रुपया लेकर ही आप गहरी परेशानी के जाल में पड़ गए हैं। मैंने ये सोचा कि आपकी मदद में अपनी धनराशि लगाऊं, जो कि बैंक में पड़ी हुई है। वह किसी काम में नहीं आती, साथ ही साथ इस समय नारायण बाबू को आवश्यकता भी है। आपका भी कर्ज से छुटकारा मिल जाएगा। महेंद्र की यह बात सुनकर रविशंकर बाबू और कविता दोनों उस कगी और एकटक देखने लगे। संकोच भाव से महेंद्र ने फिर कहना शुरू किया, इस समय इन रुपयों को मुझे बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। यदि मेरे रुपये आपके काम में लग जाए तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा। इस धन को आप अपनी सुविधा अनुसार दे दीजिएगा। मुझे किसी प्रकार की जल्दी नहीं है। नारायण बाबू को आवश्यकता है, उन्हें समय पर रुपया मिल जाए। रविशंकर बाबू ने कहा, सारे रुपये तुम दोगे? इस बात के उत्तर में रविशंकर बाबू कुछ कहने जा रहे थे कि दीपिका तेजी से दौड़ती हुई वहां आई और बोली, शिवा दादा ने तुरंत कपड़े पहनकर सज धज कर तैयार होने को कहा है दीदी। वह सब आज नाटक देखने जा रहे हैं। यह कहकर वह जिस प्रकार तेजी से आई थी उसी प्रकार उल्टे पांव भाग गई। उस लड़की के उत्साह को देखकर रविशंकर बाबू मुस्कुराए, परंतु कविता उसी स्थान पर बैठी रही। क्षण भर बाद ही दीपिका ने फिर आकर कहा, अभी तक तुम बैठी हो जीजी, उठो, तुरंत तैयार हो, सब लोग तुम्हारा रास्ता देख रहे हैं। इस बार भी कविता पूर्वतः उसी स्थान पर बैठी रही। दीपिका की प्रसन्नता को देखकर रविशंकर बाबू को हंसी आई और कविता के सिर पर हाथ फेरते हुए वो बोले, जाओ बेटी जाओ, अब तनिक भी देरी ना करो। वह सब लोग शायद खड़े खड़े तुम्हारा रास्ता देख रहे हैं। लाचारीवश उसे उठना ही पड़ा, परंतु जाते समय उसकी कृतज्ञ दृष्टि महेंद्र पर पड़ रही थी। इस कृतज्ञता भरी दृष्टि को महेंद्र पूर्ण रूप से समझ गया था। थोड़ी देर में ही खूब बनाव श्रृंगार के साथ पान देने के बहाने फिर एक बार वह बाहर के कमरे में आई, परंतु उस समय महेंद्र वहां से चला गया था। केवल रविशंकर बाबू तकिए के सहारे लेटे थे। उनकी बंद आंखों के कोने पर आंसुओं की रेखा झलक रही थी। कविता तुरंत समझ गई कि यह खुशी के आंसू हैं। यह जानकर उसका ध्यान भंग करना ठीक ना समझकर वह चुपचाप ज्यों की त्यों लौट गई। कमरे से बाहर आकर कविता सीधे शिवा के घर पहुंची। अपने मामा की दशा को सोचकर उसकी आंखों में आंसू उमड़ आए थे। दीपिका उस समय वहां ना थी, वह पहले ही जाकर गाड़ी में बैठ गई थी। कमरे के ठीक सामने शेखर खड़े खड़े कविता का ही राह जो रहा था। सिर उठाकर देखने पर उसे कविता की भरी आंखें दिखाई दी। इधर कई दिनों से कविता को ना देखा था, इसलिए शिवा और अधिक परेशान था। कविता के आंसुओं को देखकर शिवा का हृदय भी दरिद्र हो आया और उसने कविता से पूछा, यह क्या कविता,
क्या तुम रो रही हो? क्यों, क्या बात है? कविता ने सिर हिलाकर अपना मुंह नीचा कर लिया। कई दिनों से कविता को ना देखने के कारण तरह तरह के भावनाओं का जागरण शिवा के हृदय में हो रहा था। वह बड़े स्नेह के साथ कविता का मुंह ऊपर उठाकर बोला, अरे सचमुच ही तुम रो रही हो? आखिर बताओ तो क्या हुआ कविता? शिवा की इस सहानुभूति तथा प्रेम भाव को देखकर वह अपने को संभाल न पाई। वह जहाँ खड़ी थी शिवा की ओर पीट करके वहीं बैठ गई और मुंह ढांपकर जोर जोर से रोने लगी। शिवा सहानुभूति का प्रदर्शन करता रहा।